हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया गया था। जैसे एल्कीन के कार्बन कार्बन के सिंगल और डबल बॉन्ड की लेंथ कैसे चेंज होती है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या कुछ इफेक्ट होता है, ये सीखे थे। और एक एप्लीकेशन पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए। ठीक, आज उसी के आगे हम नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम। तो सबसे पहले ये बताइए फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे कोई कार्बन जिसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक, फ्री रेडिकल्स में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है ऑड होता है, अनपेयर्ड होता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल कोई भी होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। अब बात करते हैं इंडक्टिव, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे होता है। कोई 3 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा, 3 उससे अलग अलग इलेक्ट्रिक ग्रुप जुड़े होंगे, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर वही 2 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा तो उस कार्बन से 2 इलेक्ट्रिक ग्रुप लगे होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक, और वहीं 1 डिग्री का होता है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और कम बनते हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। ठीक, तो सारी बातें हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम सीख सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप सीख चुके हैं फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, ये इसका नेचर कैसा होता है, इसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो जितनी सारी बातें हम बताए हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक ना, तो चलिए लिखिए। देखिए केमिकल स्पीसीज, थोड़ा स्टेटमेंट में लिखिए, स्टैंडर्ड वर्ड लिखिए, केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज containing 7 electron, 7 electron, containing 7 electron in valence shell of carbon। चलिए पूरा नाम लिख देते हैं, 7 electron in valence shell of carbon are known as free radicals, are known as free radicals। एक्चुअली हमने आपको क्या डिफाइन कर दिया, फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऐसे केमिकल स्पीसीज, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके कार्बन के वैलेंस में, कार्बन एटम के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब बाहरी कक्षा, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक, कोई भी फ्री रेडिकल होता है जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक होने का मतलब और इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके कारण उससे क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कौन? फ्री रेडिकल। ठीक, तो लिख लीजिए, लिखिए एल्किल फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एल्किल फ्री रेडिकल्स, एल्किल फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक, alkyl free radicals are paramagnetic because they contain unpaired electron। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक, तो कहने क्या मतलब
Alkyl free radicals are paramagnetic because they contain unpaired इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने बता चुके हैं कि 3 डिग्री के एल्किल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री ज्यादा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री के फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद कौन आते हैं? 2 डिग्री के फ्री रेडिकल्स। फिर उसके बाद कौन आते हैं? 1 डिग्री के फ्री रेडिकल्स आते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? 3 डिग्री के, फिर 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के। ये स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज है। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का घटता हुआ ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और सबसे कम 1 डिग्री के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप एग्जाम्पल में डिटरमाइन कर पाएंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है फ्री रेडिकलों में। तो वही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उनका डिग्री कौन सा है। अगर 3 डिग्री के होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 2 डिग्री के होंगे उससे कम, अगर 1 डिग्री का होगा तो सबसे कम होगा। ठीक, चलिए एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में। जैसे ये क्या है? CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH3। ठीक, ये कौन सा है? 3 डिग्री का हो गया, ये वाला कार्बन 3 डिग्री का है। ठीक, अगर हम 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बना दें, CH3 2 डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया ये, है ना। उसी तरह चलिए बनाते हैं 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, यानी कि CH3CH2। ये कोई फ्री रेडिकल्स हैं। और चलिए एक और लिख देते हैं, इस तरह का कोई फ्री रेडिकल हो तो इन चारों में स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछेगा तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा ये कौन सा 3 डिग्री का है, ये वाला कार्बन कौन सा है 2 डिग्री का, ये वाला फ्री रेडिकल कौन सा है 1 डिग्री का है। बात सुन रहा है कि नहीं? और ये मेथिल का फ्री रेडिकल है। तो हमने बताया था 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 2 डिग्री के, सबसे कम 1 डिग्री की होती है। तो स्टेबिलिटी कौन सी होगी? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, सबसे कम मेथिल फ्री रेडिकल हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब एक चीज सुनिए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या इसमें पाया जा रहा है? हाँ, क्योंकि फ्री रेडिकल और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 3 6, यहाँ 3 9, तो यहाँ पर टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा 3 डिग्री में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब देखिए 2 डिग्री में अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, इसके पास अल्फा, टोटल 6 हैं। तो 6 होने का मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसकी बात करें तो टोटल अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसका कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आपने देखा इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, और इसमें 3 और इसमें 0। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। बात समझ में आया? ठीक, तो ये था क्या फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में। अब हम सीखते हैं एल्कीनो के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक, अगला स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम सीखने चल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ
एल्कीन। नेक्स्ट एप्लीकेशन, मतलब फोर्थ वाला स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। चौथा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की हम स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ज्यादा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। फिर वही हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन या स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। लिखिए पहले स्टेटमेंट है, मैक्सिमम द हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। पॉइंट बना के लिखेंगे ऐसे, मैक्सिमम is the hyperconjugation maximum is the hyperconjugation, maximum is the stability, maximum is the stability of एल्कीन। कहने क्या मतलब कि एल्कीन के जितने ज्यादा किसी भी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, ये बात हमने यहां लिख दिया है। अब देखिए, अब डिफरेंट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, ये देखेंगे हम अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अब बात आती है एल्कीनों से अगर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जितने ज्यादा उससे मेथिल एल्किल ग्रुप लगे होंगे वो उतना ज्यादा अल्फा कार्बन होगा, तो उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक, तो अगर एल्कीन से टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो सबसे ज्यादा, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक इस तरह से होता है। और सबसे कम मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और उससे कम कोई भी एल्काइन इथाइलिन की स्टेबिलिटी होगी। तो अगले पॉइंट से लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स इज गिवन एज बिलो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स इज गिवन एज बिलो। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन is given as below। अब नीचे हम बताते हैं स्टेबिलिटी कैसे होते हैं डिफरेंट एल्कीनों के। तो एक ऑर्डर लिख देते हैं, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के बाद लिखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और लास्ट में मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहां लिख देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद इथाइलिन। तो ये हमने ऑर्डर लिख दिया है डिफरेंट एल्कीनों के सब्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है,
टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की, फिर उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की, डाई सब्स्टिट्यूटेड की, मोनो सब्स्टिट्यूट, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? इथाइलिन होगा। ठीक, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया एल्कीनों का? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक, तो हमने एल्कीनों का एक तरह से किस ऑर्डर में कौन सा एल्कीन ज्यादा होगा? देखो, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो एल्किल ग्रुप ज्यादा सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूट, और सबसे कम इथाइलिन का जो एल्कीन होता है सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं होता है, इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, जैसे ये देखो एल्कीन है CH, अब इससे सभी सब्स्टिट्यूशन में हम लगा देते हैं एल्किल ग्रुप। तो इथाइलिन के जितने भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े जितने हाइड्रोजन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 4 मेथिल ग्रुप लगा। ठीक, अब उसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल और ले लें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3H। ठीक, और उसी तरह और भी एग्जांपल लिया जा सकता है CH3 C डबल बॉन्ड H, और उसके साथ ही इस तरह से और लिख सकते हैं क्या, CH3 और लास्ट में इस तरह से लिख सकते हैं इथाइलिन। ठीक, एक चीज देखो ध्यान से, जितनी जो सब स्ट्रक्चर यहाँ बने गए इथाइलिन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाए गए हैं कि नहीं? तो देखो पहले में क्या गया, सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप मेथिल लगा दिया, तो कौन सा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इथाइलिन, जैसे 1 2 3 को हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। और ये क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया एल्किल ग्रुप से। और ये क्या है, इथाइलिन है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो अल्फा, ये पहली बात है हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा अल्फा कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन लगे, तो यहाँ अल्फा कार्बन कितने हैं, 4 है, उससे हाइड्रोजन कितने, 3 6 9 12, तो 12 जो है कि अल्फा हाइड्रोजन है, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के बना सकते हैं। और इसका 3 6 और 9, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। और इसके कितने बनेंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसका अल्फा कार्बन के पास, 3 इसके पास, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और इसके टोटल अल्फा कार्बन 1 है और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा अल्फा, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो इसका कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते इथाइलिन के। तो कुल मिला के जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा लेकिन की स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका हमने बताया था 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 9 अल्फा और इसका 6, इसका 3, और सबसे कम ये, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है ना। तो देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये बाई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये इथाइलिन। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन से किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं और आसानी से एक्सप्लेन करके बताया जा सकता है। ठीक, तो ये था
हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन एल्किन के स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो देखो एक चीज और, कोई भी एल्किन स्टेबल तब होता है जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है, बेसिक चीजें ना। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप इन एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन में जो एल्किल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एप्लीकेशन के फॉर्म में सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, एप्लीकेशन नंबर 5 कौन सा है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप इन एल्किल बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप इन एल्किल बेंजीन, इन एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी एल्किल ग्रुप रखता है, क्यों रखता है ये सीखना है ना। देखो होता क्या है कि अगर किसी भी बेंजीन से एल्किल ग्रुप लगा होता है तो क्या होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है। कहने क्या मतलब, अगर किसी बेंजीन से एल्किल ग्रुप लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग को जब देता है तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग अर्थो या पैरा पोजीशन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और आर्थो और पोजीशन पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आर्थो और पैरा पोजीशन अटैक करते हैं, इसलिए कहा जाता है एल्किल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, या बेंजीन रिंग को एक्टिवेटिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट करते हैं। ठीक, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ज्यादा आसानी से कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट। अब करने का मतलब, अगर बेंजीन से अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन संख्या ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी थोड़ा सा ज्यादा होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ा सा वीक होगी या कम होगी। ठीक, तो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि एल्किल ग्रुप अगर बेंजीन से लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्यों रखता है। ठीक ना, क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है, क्यों बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन तब कर पाते हैं जब हाइपर कॉन्जुगेशन का हेल्प लेते हैं तो। ठीक, तो चलिए जितनी बातें हम बताए हैं सबको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और आपको हम ये भी बताते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी चीजें को हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप अच्छे से और समझेंगे। तो पहले चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखिए। देखिए, एल्किल बेंजीन, एल्किल ग्रुप इन बेंजीन, ऐसे लिखिए, एल्किल ग्रुप, एल्किल एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप ऑफ एल्किल बेंजीन, एल्किल ग्रुप ऑफ एल्किल बेंजीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा, आर्थो फॉर ओ पैरा फॉर पी लिखा जाता है ना, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप, एल्किल ग्रुप ऑफ एल्किल बेंजीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप for electrophilic aromatic substitution reaction. Alkyl group of alkyl benzene is also para directing group
फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड करने क्या मतलब, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एल्किल ग्रुप जो होता है एल्किल बेंजीन से जो लगा होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है, मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसके कारण कहा जाता है बेंजीन को एक्टिवेटिंग का काम करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से, है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्यों होती, इस प्रॉपर्टी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के फिनोमेना से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसको नए लाइन से लिखिए, देखिए दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन, दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन by the help of hyperconjugation की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि एल्किल ग्रुप जो बेंजीन से लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं और कैसे आर्थो पैरा डायरेक्शन का काम करते हैं, कैसे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से, है ना। कोई एक एग्जांपल ऐसा एल्किल ग्रुप लेते हैं जो किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होगा, कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये सारी चीजें हम बताते हैं आपको, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें और उस कार्बन को एरोमेटिक किसी कंपाउंड जैसे हमारे बेंजीन से जोड़ दिए, डबल सिंगल डबल, ठीक इस तरह से किसी बेंजीन रिंग से इसको जोड़ के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से। एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं कि नहीं, इस कंपाउंड को टॉल्यूइन, मतलब बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ा है। अब ये अल्फा कार्बन है कि नहीं बेंजीन रिंग के, ठीक। अब बताओ क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, क्यों करता है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, वो भी 3 है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अगर देखिए अल्फा कार्बन 1 बॉन्ड मिसिंग होता था, अल्फा ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसको दे देगा, ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड रह जाएंगे, अनस्टेबल होगा, उसी समय साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक। और इस कार्बन के बीच में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इसका जो अगला रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम आपको ड्रा करके खूब सिखाए थे, है ना। तो कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए कार्बन और, क्योंकि ये बॉन्ड इसको दिया है ना, और ये बॉन्ड टूटा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से सिंगल और डबल, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं। अब ये बताइए इस कंपाउंड में क्या रेजोनेंस है, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, क्योंकि रेजोनेंस में आपको बताया गया था जब निगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं तो रेजोनेंस के फिनोमेना वो शो करता था। अब निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक। जब रेजोनेंस शो करेगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा आप यहाँ देख के बता सकते हैं, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। अब कैसे बनेगा ये देखो, ये निगेटिव चार्ज इसको दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसी समय ये बॉन्ड
ये इसको दे दिया, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं। यानी ओवरऑल कहने का मतलब पोजीशन, इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 से 3 पोजीशन को मूव करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा ना। यानी कि अब पहले डबल था यहाँ, अब इसके बाद डबल यहाँ हो गया, अब निगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ आएगा। ठीक, जब निगेटिव चार्ज मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, तो देखो जब ये निगेटिव चार्ज, तब निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, तो अगला भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, इसको दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या ड्रा होगा, कुछ इस तरह से, क्या हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ H पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस तरह से देखिए यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड इसके निगेटिव चार्ज देने से अब निगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो गया। ठीक, अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, कि कोई भी स्पीसीज ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे सेंटर को चूज करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देख रहे हैं बेंजीन के ये पोजीशन आर्थो पोजीशन होगी, जहां से कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसके ये आर्थो पोजीशन होगी, ये वाला क्या होता है मेटा पोजीशन, और ये वाला पैरा पोजीशन, ये तो आप जानते हैं। अब देखो निगेटिव चार्ज कहाँ है, आर्थो पोजीशन पे आया कि नहीं, फिर कहां से आया, पैरा पोजीशन पे आया, फिर आर्थो पोजीशन, यानी कि निगेटिव चार्ज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ का हो रहा है, इस पोजीशन आर्थो, फिर पैरा, फिर आर्थो हो रहा है, मेटा पे कभी मूव नहीं कर रहा है निगेटिव चार्ज। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे रहे हैं, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। दो आर्थो पोजीशन होते हैं, एक पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशनों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का नहीं दे पाते हैं ये, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेंगे, आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। इसलिए कहते हैं क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लसाई इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक, तो ये था एप्लीकेशंस, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं एल्किल ग्रुप अगर बेंजीन से लगे होते हैं तो। ठीक, क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करते हैं, हमने रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक ना, अब बात आती है कि एल्किल जो ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप कितना ज्यादा रेजोनेटिंग का, कितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें होगा। किसी भी एल्किल ग्रुप में जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा कार्बन पर जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट काम करेगा और रिंग को उतना ही ज्यादा एक्टिवेट करेगा। ठीक, तो इस पॉइंट को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट टिप में लिखें। जैसे आप लोग जानते हैं रिएक्शन की जो किसी मैटर की पॉइंट होता है उसे इंपॉर्टेंट टिप में लिखते हैं। ठीक, तो हम इस बात को लिखेंगे इंपॉर्टेंट टिप में। ठीक ना, चलिए इंपॉर्टेंट टिप में बातें को लिखते हैं जो हमने आपको बताया है। इंपॉर्टेंट टिप बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इससे एग्जांपल भी करके हम सीखेंगे कि क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो लिखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल group, electron donating power of alkyl group depends on number of alkyl group, depends on the number of electron donating power of alkyl group depends on the number of alpha car, depends on number of alpha hydrogen, number of alpha hydrogen, alpha हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक,
हम क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसी भी एल्किल ग्रुप का डिपेंड किस पे करता है कि अल्फा हाइड्रोजन उस पे कितने हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, और वो उतना ही ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक, तो ये था। तो चलिए कुछ एल्किल ग्रुप दे दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को कंपेयर करने के लिए, तो उसको लिख लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ some alkyl group is given as, कुछ एल्किल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कुछ किस तरह से ऑर्डर है, इस तरह से देखते हैं ना। देखिए चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, CH3, जैसे लिख दिया CH3 CH3 CH, और इसी तरह टर्सरी लिख दें CH3 और CH3। अब बताइए अगर ये किसी ग्रुप से लगे होंगे, किसी से लगे होंगे, एक वैलेंसी कार्बन खाली है तो अल्फा कार्बन ये हो गए, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 3, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अरे मान लीजिए किसी ग्रुप से लग गए, ठीक, जैसे मान लीजिए बेंजीन से लग गए, ठीक, तो अल्फा कार्बन क्या होगा, यही होगा। उसी तरह सब लगेंगे, ये भी लग गया ये भी लग गया, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन 1 होंगे, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उसके उतने ज्यादा बनेंगे और वो उस कंपाउंड को उतना ज्यादा एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए ना। तो आसानी से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इस मेथिल की, फिर उसके बाद 2 डिग्री की, फिर सबसे ज्यादा इसकी है, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक, तो ये था कुछ एग्जाम्पल कैसे करते हैं, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे कुछ होता है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कैसे बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, सारी चीजें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन आपको सिखा दिया है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये भी है। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो आप टॉपिक का हेडिंग लिख लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। जिसे इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे माइनस आई इफेक्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, बात सभी आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।